टीचर्स डे हम सबके लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है। जो अभी मुझे देख रहा है या सुन रहा है, इवन आप सबकी लाइफ में ज़रूर टीचर्स डे बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है। मैं ये फील करती हूँ दैट जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में हमारे सबसे बड़े गुरु, गाइड या हमारे मार्गदर्शक होते हैं हमारे पेरेंट्स। जी हाँ, जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और धीरे धीरे हम अपने सपनों को पूरा करते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में अलग अलग रास्तों पे, अलग मोड़ पे टीचर्स, हमारे गाइड, हमारे कलीग्स, हमारे बॉस, बहुत लोग हमें मिलते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सो आज के दिन एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उन सारे लोगों को हम याद करें और थैंक्स और ग्रैटिट्यूड दिल से भेजें, ताकि उनको अच्छा लगे कि अगर आज हम कुछ भी हैं तो वो उनके कारण है। हमारी तरक्की में, हमारी सफलता में उन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज हम सब जो भी हैं अपने पेरेंट्स के मार्गदर्शन के कारण ही तो हैं। और धन्यवाद कहना अपने पेरेंट्स को बहुत कम है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को दिल से कोटि कोटि प्रणाम कि आपने आज हमें इस लायक बनाया। सो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। So we are waiting for a guest to join us soon. So stay tuned. He might be joining us very soon. Yes. स्वागत है आप सबका एपिसोड 3, एक मुलाकात उम्मीद के साथ, टू हैव डायलॉग्स ऑफ होप। जी हाँ, डायलॉग्स ऑफ होप यानी कि उम्मीद। कहते हैं ना, वो उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। तो ये कोशिश हम सबकी ओर से चलती रहनी चाहिए। जी हाँ। So we are just waiting for a guest to join us, so stay tuned. Thank you so much for joining. नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपने अपने लाइफ में। Thank you. Thank you so much for joining. तो आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, एक गाइड हैं और एक टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग थिएटर डायरेक्टर हैं। जी हाँ। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम टू जस्ट जॉइन अस। श्री अमूल सागर जी। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हम सबकी ज़िंदगी में हमारे टीचर्स की एक स्पेशल जगह होती है। मुझे लगता है आप सब ये मानते होंगे और मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। आज यहाँ तक कि मैंने तो अपने फैमिली में, जी हाँ, अपने फैमिली में भी एक दूसरे को हैप्पी टीचर्स डे बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि कोई बड़े से हम सीखें। हम लाइफ में छोटे से भी सीख सकते हैं। जी हाँ, बस सीखने की तलब होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे। मुझे लगता है कि लाइफ में एक बहुत ही कॉन्टिन्यूस चीज़ है जो चलती रहती है, वो होता है सीखना। लाइफ में सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे हम छोटे होते हैं या हम बड़े होते हैं, और शायद ही कभी बंद होना भी नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। यस, अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, हर एक माहौल से ज़रूरी है कुछ भी सीखना। तो आज मैं आपको, अभी जब तक हमारे गेस्ट ने ज्वाइन नहीं किया, अपने दिल की बात बताती हूँ। ये क्या है? एक मुलाकात उम्मीद के साथ। बस एक इनर वॉइस, एक मेरी इनर वॉइस जिसने मुझे ये बोला दैट कोविड में हम सब कितना नेगेटिव हो गए थे, स्पेशली सेकेंड वेव में।
तो मुझे ऐसा लगा दैट सबने इतना टफ टाइम देखा है और देख भी रहे हैं अभी भी, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिससे एटलीस्ट दूसरों के अनुभव को सुन करके हम और आप कहीं ना कहीं प्रेरित हो, शायद उसे कुछ सीख पाए। तो बस यही कोशिश की मैंने, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस ऊपर वाले के, क्योंकि उन्होंने मेरी इस छोटी सी कोशिश में मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि जो भी लोग मेरे इस शो पे आए उन्होंने इमीडिएट उसको एक्सेप्ट किया और अपने अनुभव को साझा करने की कोशिश की। तो ऐसे ही आज अमूल सागर जी हमारे बीच में बस कुछ ही लम्हों में आने वाले हैं, और आज वो अपने प्यारे से अनुभव से हम सबको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखाने वाले हैं। यानी कि क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात उम्मीद के साथ, तो हम सबको उम्मीद से भर देने के लिए आ रहे हैं अमूल जी। सो लेट्स वेट फॉर हिम। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आप सबने समय निकाला हमें सुनने के लिए, हमारे गेस्ट के अनुभव को सुनने के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। टीचर्स डे। एक कोट है बहुत ही प्यारा, जो मैं अभी कह देती हूँ जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, दैट एक टीचर, एक अच्छा शिक्षक उस ज्योति की तरह होता है, उस दिए की तरह होता है, उस रोशनी की तरह होता है जो खुद प्रज्वलित होकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। अ गुड टीचर is like a candle who consume itself to give light to others, isn't it? Yes. So teachers are so special in our life, in fact in everyone's life. हेलो। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग अमूल जी, बस आपका इंतजार हो रहा था। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड, बिल्कुल बढ़िया। आपने बस ज्वाइन कर लिया तो और हम सब वेट ही कर रहे थे आपका, दैट किस टाइम आप ज्वाइन करें और आज का सेशन स्टार्ट करें। माफी So, चाहूंगा थोड़े विलम्ब के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे आपको। बहुत बहुत आपकी वीडियो हैंग हो रही है। आपकी वीडियो हैंग है अभी भी। आ, अभी आ रही है। आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। आई थिंक शायद आपकी वॉइस तो आ रही है, बट आपकी जो इमेज है वो हैंग हो रही है, बट ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 3 में, एक मुलाकात उम्मीद के साथ, टू हैव डायलॉग्स ऑफ होप। तो मोस्ट वेलकम अमूल जी टू बी ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छी पहल है आपकी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, कि आपने एक बहुत अच्छी पहल रखी है लोगों को मतलब लाइक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोगों से विचार में रख सकते हैं। तो यकीनन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने एक कोट शेयर किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं फिर से शेयर करूंगी अभी। जी। एक अच्छा शिक्षक उस रोशनी की तरह होता है, उस दिए की तरह होता है जो खुद जी। प्रज्वलित होकर दूसरों को राह दिखाता है। तो अमूल जी, क्योंकि आप एक थिएटर डायरेक्टर हैं और बहुत से बच्चों के लिए, बहुत स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक टीचर हैं, एक गाइड हैं, एक मार्गदर्शक हैं, तो
आपके लिए आज का दिन कितना मायने रखता है, और आपके कौन ऐसे टीचर्स रहे लाइफ में जिनको आज भी आप याद करते हैं? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते यकीनन एक टीचर्स डे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ते हैं, और हम एज ए स्टूडेंट भी अपने टीचर से मुखातिब होते हैं। और तो ये एक स्पेशल दिन है तमाम उन शिक्षकों को मेरी तरफ से भी थैंक्स कहने का, कि मैंने भी कहीं ना कहीं से लोगों से जीवन में और अपने काम को लेकर हर तरह की शिक्षा कहीं ना कहीं से ग्रहण की, और हम सभी इस प्रोसेस में सभी लोग संलग्न रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। तो हर एक वो व्यक्ति जिसने हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाया है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर हो, हमारे काम को लेकर हो, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो, कुछ खाना बनाने के लिए ही प्रेरित किया हो, तो ईच एंड एवरीथिंग जो आपने कहीं से सीखी है, तो वो आपका शिक्षक रहा है। तो मुझे लगता है टीचर्स डे वो एक दिन है जहां पर हम उन तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है जहां पर आप पूरे उम्र सीखते हैं, और सीखना बहुत जरूरी है। और कोई ना कोई अगर आपकी नीयत है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक शिक्षक है, और अगर एक शिक्षक है तो उसके लिए धन्यवाद बनता ही बनता है। तो यकीनन एक इम्पोर्टेंट जरूरी एक अहम हिस्सा है मेरे लिए एज ए स्टूडेंट, और मेरे लिए एज ए टीचर भी, क्योंकि इससे ये समझ में आता है जब लोग आपको आके कहते हैं कि सर हैप्पी टीचर्स डे, और उसके ग्रीट करते हैं हमें, लोग बातचीत करते हैं, तो यकीनन एक बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लाइक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ठीक है, चलो जिस दिशा में हम काम कर पा रहे हैं वो शायद ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जी। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके टीचर्स कौन हैं जिनको आज भी आप याद करते हैं, तो प्लीज बताइए। मेरे टीचर यकीनन सबकी तरह मेरे पास भी टीचर्स थे, और टीचर्स ने यकीनन मुझे जब मैं पढ़ रहा था तब से लेकर और आज तक, नॉट इवन माई मतलब ये भी नहीं कि हाँ ठीक है मेरे एकेडमिक्स में ही रहे, और भी बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया, रंगमंच में भी जिन लोगों ने मुझे समय समय पर गाइड किया। और स्कूल टाइम में मेरी एक टीचर हुआ करती थी हिंदी की, जिनका नाम कुसुम कुसुम था। उन्होंने बड़ा मुझे मतलब प्रोत्साहित किया था। मैं जब छोटी ही क्लास में था, तो वो मुझको हमेशा हमेशा इस बात के लिए कहती थी कि तुम ना आगे बढ़ो, तुम आगे रहा करो। तो मैं थोड़ा शाई सा था, रिजर्व सा था, तो मैं हमेशा लाइक थोड़ा सा पीछे रहता था। कि तो वो हमेशा मुझे पकड़कर हाथ आगे लाइन में खड़ा किया करती थी कि तुम पीछे क्यों रहते हो। तो मैं कहता था कि मैम नहीं, मुझसे होता नहीं है। तो वो मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। तो जब भी टीचर्स डे आता है तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार सौभाग्य ऐसा रहा कि टीचर्स डे पे मुझे उनके दर्शन हुए, और मैं किसी जगह था, क्योंकि और मैंने जैसे ही उनको देखा कि वो मेरी टीचर से, मैं वहाँ एज ए गेस्ट गया था, और मुझे नहीं मालूम थी कि वहाँ ऑडियंस में मेरी ही मैम बैठी हुई है। और वो समहाउ मैं उनको मतलब किसी तरह से पहचान गया। तो मैंने उनको पहले एकदम कंफर्म किया। तो मैंने कहा मैं कुसुम मैम? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कुसुम हूँ, आप कौन? तो मैंने उनके चरण स्पर्श किया। मैंने, मैम आपने शायद पहचाना नहीं मुझे, मेरा नाम अमूल सागर है, मैं स्कूल में था एंड ऑल। एंड जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उन्होंने सबके सामने जो गले लगाया मुझे, एंड मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली मेरा टीचर ने मेरे को पहचाना। मैं, उन्होंने कहा कैसे हो, अभी भी शर्माते हो, ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा नहीं मैम, शर्माता नहीं हूँ, आज जो नाटक हो रहा है वो मेरा ही लिखा हुआ नाटक है। तो वो बड़ी खुश हुई थी इस बात को लेकर कि तुम फाइनली वो कर रहे हो जिसके लिए मैं तुम्हें खींच खींच के आगे लेकर आती थी। मैंने हाँ, तो वो कहीं ना कहीं टीचर थी मेरी, उन्होंने मुझे लेकर आई। तो वो एक टीचर रही। मेरे फादर साहब जो आज तक मुझे टीच कर रहे हैं, और कभी डांटते हैं कभी प्यार से, लेकिन हर तरीके से वो मुझे एक सपोर्ट कर रहे हैं और बताते हैं कि किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी परेशानियों में घिर जाते हैं तो एक गाइड की तरह वो गाइड करते रहते हैं। तो यकीनन वो भी मेरे मतलब टीचर के स्वरूप है, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन ही करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कि आज मेरे मित्र हैं जिनको आज मैंने सुबह ही फोन किया था, तो हाँ, मैं उनको फोन किया और मैंने उनको ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रेरित किया। वो कह रहे अरे मैंने कब किया? मैंने नहीं, एक आदमी नहीं जानता कि वो कब किसको क्या दे रहा है। तो जब आपने मुझे कहा कि अमूल जी ऐसे करना है, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए,
और ये होता है, ऐसे होता है। तो मैंने वो कहीं ना कहीं वो मेरी एजुकेशन थी और उसने मुझे आगे बढ़ाया है, और इसके लिए मैं हमेशा धन्यवादी था, हूँ और हमेशा रहूंगा, और ये धन्यवाद कभी खत्म नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड, वेरी थैंक यू। इंस्पायरिंग। अमूल सर, एक मैसेज है, आपकी ना वीडियो हैंग हो गई है, तो मुझे लगता है आप रीजॉइन कीजिए ताकि आपका ओके, एक लाइव वो बात हो सके, बिकॉज अभी आपकी इमेज स्टक हो गई है। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। प्लीज आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपसे बात तो हो रही है लेकिन आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, वो एक जगह स्टिक है। सॉरी, इंटरनेट प्रॉब्लम। हमारे गेस्ट दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप प्लीज रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको, जो भी अभी हमें देख रहा है, सुन रहा है, कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलें। आज के सेशन से आप कुछ ऐसा सीख के जाएं जो आपको आपके सपनों को पूरा करने की ओर लेके जाए। तो ये हम उम्मीद भी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर अ गेस्ट टू रीजॉइन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। तो दोस्तों, जो भी कोई आपके लाइफ में है ना, आज एक फोन तो जरूर कर दीजिएगा या कोशिश करके मिल लीजिएगा। बस इतना बोलिएगा कि थैंक यू फॉर टीचिंग मी समथिंग। शायद उनको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम लाइफ में जाने अनजाने में सीखते ही जा रहे हैं किसी ना किसी से। लेकिन अगर हम एक शब्द उनको बोल देते हैं, थैंक यू फॉर टीचिंग अस, शायद उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। बिकॉज थैंक यू या ग्रैटिट्यूड बहुत छोटे शब्द होते हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। मैंने ये फील किया है, आप भी कोशिश कीजिएगा। बिकॉज जब हमारे अंदर थैंक्स की भावना आती है, सो वी रियली स्टार्ट ग्रोइंग इन आवर लाइफ। मैम हेलो, अभी आ रही है? अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। वो थोड़ा सा कुछ शायद पता नहीं क्या नेटवर्क इशू है, क्या वो करें सर, दिक्कत हो दिस रहा इज था। द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल। हमें इस डिजिटल वर्ल्ड की आदत लगानी पड़ेगी धीरे धीरे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है एग्जैक्टली, ना? एग्जैक्टली, तो वी ऑल एग्जैक्टली। लर्न। नहीं जी तो बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अनुभव था आपका। आपका जो टीचर्स डे का जो आपका अनुभव है, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मुझे ये शुक्रिया। सुनना है सर आपसे कि हर एक जिंदगी की एक कहानी होती है, हर जी। एक इंसान की कोई कहानी होती है, हर एक इंसान के पास कोई कारण भी होता है जो उसकी पहचान का कारण होता है। आज आपकी हम्म। जो भी पहचान है, उसके पीछे कहानी होगी जो हम सब नहीं जानते होंगे या बहुत लोग जानते भी होंगे। तो ये थिएटर कहाँ से आया आपकी जिंदगी में और क्यों आया? क्या हुआ अब ऐसा कि थिएटर से आपको इतना प्यार और इतना लगाव हो गया? देखिए, जी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और वो विचार ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो वो हम चुनते हैं। जैसे कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो ये मेरा चुनाव होगा, मुझे वकील बनना है तो ये मेरा चुनाव होगा, मुझे शेफ बनना है तो ये मेरा चुनाव होगा। इस तरीके से हर प्रोफेशन का एक चुनाव है। लेकिन ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थिएटर एक ऐसी चीज है जो आपको चुनती है। ओके। ये अभिनय जो है ये आपको चुनता है। ये मतलब ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन एक चुनाव होता है जो आप वो कहते हैं ना, प्रोफेशन आपको अडॉप्ट कर रहा है। एक होता है कि आप प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन आपको अडॉप्ट कर रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। यकीनन मैं भी मतलब मेरा एजुकेशन या बाकी सारी चीजें जैसे नॉर्मल थी वैसे ही चल रहा था, और वही सब निर्धारित था। बट ये था कि मैं लिखने का शौक रखता था पहले से। मेरे फादर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, और मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, मतलब ना केवल लिखते थे, बल्कि उन्होंने बहुत टाइम पहले, जब हमारे फादर साहब छोटे थे, तब उन्होंने भी एक अपने यहाँ पर उनके जितना वो सक्षम थे उस हिसाब से एक नाटक किया था। तो वो बीज वाह। कहीं ना, हाँ, वो बीज कहीं ना कहीं चलता हुआ आ रहा था। तो ओके। अब
मुझे लिखने का शौक था, मैं लिख रहा था, लेकिन उसको लिखने के साथ साथ उसको स्टेज पर लाने का एक जो जरिया था वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग था। कॉलेज टाइम में शुरू हुआ, फिर धीरे 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 इस चीज को पंख लगे। फिर मेरे एक मित्र थे जिनके संपर्क में मैं आया, और वो इसलिए आया क्योंकि मैं उनको उससे पहले जानता था कि वो रंगमंच करते, उससे पहले ही मैं उनको जानता था। तो जब मैं उनसे मिला तो उनसे मेरी बातचीत हुई, और तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ यार, मुझे एक सहायक की आवश्यकता भी है और काम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग करते हैं। तो मैंने उनके साथ रहकर रंगमंच में जब मैं एंटर हुआ तो मेरी एंट्री उनके साथ हुई, और इसके लिए मैं उनका हमेशा धन्यवादित रहूंगा। और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि देखो ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, और एज एन बैक स्टेज और बाकी सारी चीज़ों में मैं अपना काम करता रहा। और फिर जब एक समय आया जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है कि अब एक ग्रुप को एस्टेब्लिश करने के समय है, तो फिर मैंने ब्लैक पर्ल जो है इसको एस्टेब्लिश किया, कोशिश किया कि हाँ कि ये चल सके। लोगों ने विश्वास किया, लोग आए, जुड़े, और गत पिछले 14 सालों से या उससे भी ज्यादा से ये संस्था यानी मैं और मेरी पूरी टीम रंगमंच की सेवा में लगे हुए हैं, और कोशिश अभी भी जारी है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रवेश हो गया। वेरी गुड सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब दादाजी से यहाँ तक ट्रेवल करके। वेरी गुड सर, बहुत। हाँ, वो लाइक ऐसा वो होता ना, ब्लड में था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ब्लड में चलता हुआ आ रहा था। दादाजी बहुत बढ़िया लिखते थे, हमारे फादर साहब बहुत अच्छे गीतों की रचना करते हैं। मतलब वो इतने फ्रीक्वेंटली लिख लेते हैं कि अगर आप उनको कहोगे 5 मिनट में आपको एक गीत इस टॉपिक पर तैयार करना, तो फटाफट से पेन और पेंसिल लेकर और फटाफट से आपको एक बेहतरीन सा गीत, और विद तरन्नुम और गीत संगीत की कैसे गाया जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा इस पे, वो सब कुछ बता देंगे आपको। तो वो सब वो कहना ब्लड में तैरता तैरता आ गया, और अब फिलहाल फाइनली वो अब स्टेज पर पहुंचा है। तो अब कोशिश जारी है। अब वेरी गुड। ओके, एक छोटी सी घटना पहले बताती हूँ, फिर हम मेन बात पे जी आऊंगी। मैं हरियाणा से वापस आ रही थी, हमारा शूट था। तो हम बस से अपने शूट लोकेशन से अपने होटल जा रहे थे। तो ट्रेवल करते हुए राइट साइड में एक स्कूल की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की दीवार पर कुछ लिखा था, और वो जो लिखा था वो इतना पावरफुल था कि मुझे लगा कि कुछ मैसेज मिल रहा है। वो मैं आपको पहले बोलना चाहती हूँ, फिर उसके बाद सवाल करूंगी। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एग्जैक्टली, गुड, जब बहुत बढ़िया। ये मैसेज, ये लाइन मैंने पढ़ी, मुझे लगा दैट कितना पावरफुल मैसेज है ये। और ये सच में, मतलब ये कहने को तो एक सेंटेंस है ये, लेकिन ये आदमी की सोच में अगर आ जाए और हम उसे अप्लाई करें तो हम सच में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो अब अमूल जी, मैं आपसे ये पूछना जी चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके सामने क्या क्या ऐसी अड़चने आई जब आपको लगा कि यार चुन तो लिया ये, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है या टिकना बड़ा मुश्किल है। तो वो अड़चने क्या थी और आपने उसको कैसे फेस और उसको हैंडल किया? देखिए, कोई भी काम आप करें, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसमें अड़चने आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपके काम में अड़चने नहीं आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि अड़चने, परेशानियां आती ही इसीलिए हैं कि वो आपको बेहतर करें, वो आपको इंप्रूव करने के लिए मौका दें, और कहीं ना कहीं वो आपको जांचने के लिए भी आती है। तो जब मैंने शुरू किया तो यकीनन मेरे साथ भी यही दिक्कत थी कि अच्छा ठीक है यार, ग्रुप तो शुरू कर दिया, तो दिक्कत हो गई। यहाँ तक कि मैं आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं अपना, कि एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे अपनी एक टीम को मुझे सीन समझाना था, जी। और सीन समझाना था। और इतना ज्यादा मैं शुरू से बहुत रिजर्व किस्म का व्यक्ति रहा, तो बहुत बोलने की आदत थी नहीं। तो जैसे ही देखा कि सामने काफी सारे लोग बैठे हैं, तो मैं तो ब्लैंक हो गया, कह रहे अब क्या बोलूं। जेन्युइन मैंने कहा जेन्युइन तो गड़बड़। कंफेशन। वेरी गुड, वेरी गुड सर। हाँ, जी। तो मैंने टीम को कहा कि 1 मिनट रुकिए। टीम ने कहा ठीक है। मैं ऊपर गया, मैंने अपना बाइक उठाया, मैं अपने घर चला गया, टीम को भी नहीं बताया। और मैं ओके। इतना नर्वस हो गया, इतना नर्वस, मैंने अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं ऐसे ही तो अब शाम के वो चीज तो मैं ठीक है, उस सिचुएशन से तो निकल आया, और ये बहुत ही
एक बुरा व्यवहार था जो मैंने किसी टीम के साथ किया था उस वक्त शुरू शुरू में। और सबको बता दूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने फादर साहब के साथ खाना खा रहा था, तो मेरे फादर साहब जनरली हमसे इस विषय में बात करते रहते हैं और वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या चल रहा है, तो मैंने पिताजी को बताया मैंने ऐसा ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। उन्होंने पूछा कब तक भागोगे? कह रहा परेशानियां जीवन में अगर आती हैं तो जो लोग भाग जाते हैं इसका मतलब यह है कि परेशानियां ज्यादा प्रबल हैं और तुम कमजोर हो। कह रहे तुम्हारे पांव अगर जमीन पर खड़े हैं, तुम्हारे पांव अगर जमीन पर हैं, इसका मतलब दुनिया में सब कुछ संभव है और ये संभव काम को तुम्हें ही अंजाम देना है और कोई नहीं देगा। उन्होंने कहा शीशे में जाके खुद को देख लो, तुम्हारी सारी परेशानी का सोल्यूशन केवल तुम खुद हो और कोई नहीं। मैंने कहा कि मैं बोल नहीं पाया, तो उन्होंने कहा जाओ और बोलना सीखो, किताबें पढ़ो और कैसे लोगों से बातचीत की जाती है कीजिए, ये समझिए, नहीं तो कब तक भागोगे? भागने वाले के लिए जमीन भी कम पड़ जाती है। और वो दिन शायद वो कहता है एक लकीर सी खींच गई मेरे दिमाग में कि नहीं अब नहीं, और वो मोटिवेशन आज तक रहा। तो वो मैंने कहा ठीक है इसको हम करते, तो फिर काम शुरू किया। और इतनी अड़चने मतलब लाइक एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग एक नाटक कर रहे थे जिसका नाम है पापा मेरे पापा, और उसकी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं उस नाटक को लिख भी रहा था साथ के साथ, क्योंकि उसका नाटक का जो क्लाइमैक्स था वो नहीं लिखा गया था, तो वो मैं लिख भी रहा था। और जिस लैपटॉप पे लिख रहा था वो भी उधार का लैपटॉप था, रेड कलर का डेल का, आज तक याद है। और ये क्लाइमैक्स भी मैंने किसी सरकारी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठ के लिखा था। और वो उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो वेंटिलेटर पर थी एक जगह, और मेरी जो छोटी बेटी है वो एक साइड दूसरी जगह पर एडमिट थी, और मैं बीच में कॉरिडोर में बैठकर नाटक का अंत लिख रहा था। और ये बहुत ज़्यादा टिपिकल मोमेंट था उस वक्त, नाटक भी करना था और बाकी सारी चीज़ें भी होती थी। और जो बुलाया जाता था कि उनके साथ कौन है, तो मैं जाता था तो लैपटॉप वहीं रखकर चले जाते थे, या अपनी माताजी को दे गया या पिताजी को दे गया, जो भी वहाँ रहते थे मेरे साथ। और फिर उस वक्त शायद मैं नौकरी भी कर रहा था, तो मैं नौकरी भी कर रहा था। उस नौकरी के दौरान मेरा नाटक को तैयार करने के दौरान ऐसा भी कुछ हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, और इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि वो मेरा बाइक का जो हेडलाइट था वो टूट के कहीं बिखर गया। तो मैं उठा, मैं लैपटॉप सब चीज़ें उठाई, बांध कर वापस रिहर्सल पे पहुंचा। लेकिन एक चीज़ समझ ली थी कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो रिहर्सल नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके मुझे पहुंचना है। मेरा कमिटमेंट है मेरे साथियों के साथ, और ये कमिटमेंट मुझे स्टेज तक लेकर जाना है। तो इन तमाम जद्दोजहद के बाद हम स्टेज तक पहुंचे। और भी बहुत सारी दिक्कतें, कहीं पर पैसे की किल्लत आई, कहीं पर किसी व्यक्ति ने आना ही बंद कर दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जब इन सारी किल्लतों के बाद मैं फाइनली स्टेज पर पहुंचा, और जब ये सब हुआ तो हम कर्टन कॉल कर रहे थे, हम पात्र परिचय कर चुके थे, डायरेक्टर्स नोट चल रहा था। तो जब मैं अपनी स्पीच खत्म करके चुका तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये लक्ष्मी नगर में पीएसके निर्माण विहार में पीएसके ऑडिटोरियम उस वक्त वर्किंग था, तो ये वहाँ की बात है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग उठे थे और उन्होंने कहा था कि फॉर दिस यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन। और तकरीबन 300 लोगों ने खड़े होकर पहले नाटक के लिए जो तालियां बजाई, उस दिन ये एहसास खुदा ने करा दिया कि तुम अगर मेहनत करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो डरने का नहीं है, फेस करो, लड़ते रहो। क्योंकि हमारे पिताजी हमको एक बात कहते हैं कि अगर जख्मी हो रहे हो तो समझ लो कि तुम योद्धा हो, क्योंकि योद्धा जब लड़ता है तो जख्मी होएगा, और पक्का होना, उसका जख्मी होना लाजमी है। अफसोस केवल उन पे है जो जख्म होने के डर से लड़ते नहीं। इसलिए लड़ते रहिए जब तक अपने गोल की प्राप्ति ना कर लो। तो वो लड़ाई जंग आज तक जारी है, अपनी अभी खुद से भी और उन तमाम परिस्थितियों से भी जो हम अपनी जिंदगी में डे बाय डे फेस कर रहे हैं। और ये अच्छा है, परेशानियां आ रही हैं तो बस यही है कि खुदा पर भरोसा रखें और अपने काम में जिसमें आप लगे हुए हैं शिद्दत से बस लगे रहिए, यकीनन सफलता आएगी ही आएगी, दूसरा गेट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जो जो स्वामी विवेकानंद ने बोला है, आपने उसको करके दिखा दिया। आप गिरे, हाँ। आप उठे, लेकिन चलते रहे, रुके नहीं। जी आपने जी, हार नहीं इसमें मानी। हाँ,
इसमें यकीनन उन तमाम लोगों का सहयोग, मेरे साथ तमाम लोगों का सहयोग रहा, मेरी टीम का सहयोग रहा, मेरे माता पिता का सहयोग रहा, और इन सबसे ऊपर मेरा खुदा ऊपर जो बैठा है वो लगातार परेशानियां दे भी रहा था और उसका निवारण भी साथ के साथ दे रहा था। तो मैंने एक चीज और सीखी कि हाँ, अगर आप परेशान हो तो यकीनन कोई ना कोई एक गेट है जो खुला हुआ है, बस आपको स्ट्रगल उस गेट तक करना है। जिस दिन आप उस गेट को प्राप्त कर लोगे आप यकीनन अचीव कर जाओगे। वेरी गुड, वेरी नाइस अमूल जी, सीरियसली थैंक यू। इट्स सो इंस्पायरिंग। बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी आपकी कहानी है, और जो हम सबके लिए सच में आज एक उम्मीद का कारण बनेगी, हम सबको अपनी पहचान बनाने के लिए। तो थैंक यू। अभी हम सबको पता है कि कोविड का प्रकोप सब पर आया, हर एक इंसान के जी ऊपर जी। किसी ना किसी रूप में उसका इफेक्ट था। तो आपने एज अ थिएटर डायरेक्टर क्या चैलेंजेस फेस किए, और क्या इसके साथ जो नेगेटिविटी थी, क्या आप उसके साथ ही हो रहे थे, या फिर आपने उसी में, उस एडवर्सिटी में कुछ ढूंढने की कोशिश की, कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश की? क्या थी आपकी सोच उस वक्त, बिकॉज बहुत लोग नेगेटिव हो रहे थे उस वक्त। जी, कोविड महामारी तो खैर जो आई सो आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग घरों में थे, स्पेशली जो कलाकार थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक कलाकार तभी, देखिए, एक कलाकार को आप भले ही एक वक्त का खाना मत दीजिए, लेकिन उसकी कला से उसको अलग मत कीजिए, उसके स्टेज को, उसके क्राफ्ट से उसको अलग करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग महसूस करता है। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग थे जो थिएटर कम्युनिटी से थे, वो सब इसी फिराक में परेशान थे और दिक्कतों में थे कि ठीक है, कोविड तो है, एक परेशानी से विश्व के साथ हम सब भी जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने क्राफ्ट से इतना दूर होते चले जा रहे थे, तो वो हमें अंदर ही अंदर एक चीज खा रही थी। तो बिल्कुल। पहला जब करीबन 9 या 10 महीने का जो लॉकडाउन लगा, वो बड़ा चिंता का विषय हो गया था हमारे लिए कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी। ठीक है, हम घर में थे, हम लोग ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे को कंधा दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेज मिसिंग था, कहीं ना कुछ कहीं वो मिसिंग। माहौल मिसिंग था, वो कहते हैं ना, वो ढपली बजाना मिसिंग था, कहीं वो गीत गाना मिसिंग था, वो चाय का पीना मिसिंग था, वो एक दूसरे को संभालना मिसिंग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी। तो अब इसको कैसे किया जाता, तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो जैसे ही खुला हम लोग तुरंत आए, हम लोग बैठे, अब आए, नाटक रीडिंग करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो फिर लगा कि अब यार अब स्टेज भी करना है, स्टेज भी करना है। तो अब स्टेज तो नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की तरफ से अनुमति नहीं थी, और यकीनन वो एक अच्छा फैसला भी था कि नहीं कर सकते थे, लेकिन कैसे कर सकते थे, तो हम सभी, मेरी टीम ने, हम सब ने मिलकर एक कोशिश की। हमने कहा कि ठीक है, अगर स्टेज जा नहीं सकते तो बना तो सकते हैं। ओके। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उससे हम स्टेज बनाते हैं। तो हमने अच्छा। कोविड के दौरान को मैंने कहा कि ठीक है, चुनौती आ रही है तो अब हाथ पे हाथ धर के तो बैठा नहीं जा सकता, और ये हमें सिखाया नहीं, ना तो थिएटर ने सिखाया और ना ही मुझे समझ में आता। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, हम लोग अपने छत पर ही, जहाँ पे हम लोग अभ्यास करते हैं रंगमंच में, वहां पर हम लोग रूफ थिएटर का निर्माण करते हैं। तो हमने वाह। जो भी उपलब्ध साधन थे वहां पर रूफ थिएटर बनाया, लाइट्स लगाई गई बाकायदा, जिस तरह से होता है, विंग्स बनाए गए, और जी। स्टेज को बनाया गया, पेंट किया गया, कपड़े लाए गए, स्टेज बिल्कुल एकदम जैसे एक अच्छे खासे ऑडिटोरियम में हो सकता है, वो सारी सुविधाएं हमने लाने की कोशिश की। और आफ्टर द कोविड काफी दिनों बाद, करीबन 11 या 12 महीने, 10 महीने, 1 महीने, 10 महीने के आसपास, 11 महीने के आसपास, हम लोगों ने पहला नाटक अपने रूफ थिएटर पे मनीष जोशी जी का पतलून किया। और वो खुशी हम मतलब आपको बता ही नहीं सकते कि क्या अनुभव हो रहा था कि जब हम स्टेज पर थे, चाहे वो रूफ थिएटर था तो, और वो रूफ थिएटर आज भी है, आज भी हम लोग बस अपने ही रूफ थिएटर पे रिहर्सल करते हैं। और जितनी भी बात, चुनौती को हमने कोशिश किया कि हमने अवसर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और ये हमको हमेशा करना चाहिए। अगर आपको कोई चैलेंज मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे पॉसिबिलिटीज में बदल दें, आप उसे इन चीजों में बदल दें जहां पर ना केवल आप अपने लिए अच्छा कर सके बल्कि दूसरे के लिए भी अवसर प्रदान कर सकें। तो मैं था, मेरी पूरी टीम थी, उन्होंने एक साथ एक मुट्ठी होकर काम किया, और उसका नतीजा ये था कि हमारे पास अपना रूफ थिएटर हुआ, हम लोगों ने नाटक करने शुरू किए, और धीरे धीरे आज हम आराम से अपने रूफ पर बैठकर नाटक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यकीनन उसने हमको एक चुनौती तो दी कि आप थिएटर कैसे करोगे कोविड ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवसर भी दे दिया, एक मौका भी दे दिया कि यस,
आप ये भी कर सकते हो। तो यस, कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई ट्रबल आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्हीं ट्रबल्स में एक अवसर है जिसे आपको ढूंढना है। बट तभी जब आप पॉजिटिव होंगे, तभी जब आप एकदम सकारात्मक सोचेंगे। देखिए, नकारात्मक सोचने के लिए बहुत कुछ पड़ा है जीवन में, जितना सोचना है सोच लीजिए, क्योंकि नकारात्मक सोचने के लिए पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। आप बैठे और नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, कुछ नहीं होगा। लेकिन सकारात्मक सोचने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, सकारात्मक सोचने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। आपको परेशानियों को इग्नोर करना पड़ेगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ना पड़ेगा जहां पर आपको लगता है कि आप बढ़ जाओगे और कर जाओगे। और यकीन मानिए, एक कदम आप चलिए, बाकी रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। इसका मतलब ये हुआ अमूल जी कि आपने संघर्ष को सफलता में बदलने की पूरी कोशिश की और कामयाबी भी मिली आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो संभव बहुत हुआ। बहुत बधाई आपके रूफ थिएटर के लिए। थैंक यू। जी, सो आपने बहुत ये बहुत प्रूव कर शुक्रिया। दिया दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी, सो यू प्रूव्ड इट, इजंट इट, जी विद योर जी 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 माइंडसेट। वंडरफुल, जी, एग्जैक्टली नाइस। एग्जैक्टली, थैंक यू थैंक यू। Okay, so Stella Adler has said a very beautiful thing, which I want to quote you here. The play is not in words. The play is not in words. It is in you. That means एग्जैक्टली। आप डायरेक्शन जो अभी करते हैं या आप एक थिएटर डायरेक्टर हैं, तो आपने इसको क्यों चुना? क्या ये एक इनर वॉइस थी दैट आपको डायरेक्शन फील्ड में आना है, राइट? ये तो क्या उसके पीछे कारण था दैट डायरेक्शन ने आपको अपनी ओर अट्रैक्ट किया? लाइक क्या ऐसा क्या सोच थी उसके पीछे, क्या कारण थी वो बताइए प्लीज। मैंने जैसे बताया ना आपको कि थोड़ा सा ठीक है था, एक रिजर्व माइंडेड आदमी रहा। ठीक है जी, ना, ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शुरू से कहने की आदत नहीं रखी कि ठीक है यार नहीं बोलते, पीछे रहते यार, ठीक है नहीं बोलते, ठीक है ना। वो शाई नेचर कहीं ना कहीं वो चीज हम उन बातों को दबाती रही, करती रही। लेकिन जब इस रंगमंच ने हमें बुलाया कि हाँ भाई ठीक है तुम आ जाओ अब और तुम करो, तो मुझे लगा कि रंगमंच एक वो नजरिया बन सकता है जहां पर मैं अपनी बात लोगों तक वैसे पहुंचा सकता हूं जैसे मैं सोचता हूं, या वो दुनिया दिखा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, या जिन चीजों पे मेरा बिलीव है। उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, विदाउट एनी मीडियम आप अपनी बात नहीं कह सकते। आप क्या समझते हो, आप लोगों के बारे में क्या समझते हो, सिचुएशंस के बारे में क्या समझते हो, इस दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है, उसको व्यक्त करने के लिए यकीनन एक प्लेटफॉर्म चाहिए। रंगमंच मेरे लिए वो माध्यम बना। मैंने जब नाटकों को करना शुरू किया, मैंने जब नाटकों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इनमें होकर मैं कहीं ना कहीं अपना भी एक व्यू पॉइंट रख सकता हूँ, या अपनी बात भी कह सकता हूँ, या जिस राइटर से मैं सहमत हूँ या जो नाटक में कर रहा हूँ ये मेरी ही बात कहता है, तो मैंने उसको खूबसूरत ढंग से करने की कोशिश की। हमेशा, आज भी वह कोशिश जारी है। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये परफेक्ट कोशिश थी। परफेक्ट मुझे नहीं लगता कि कभी कोशिश हो पाएगी, क्योंकि अगर जिस दिन परफेक्ट हो गई तो शायद हो सकता है ये मुझे या मेरी टीम को आलसी बना देगी, क्योंकि परफेक्शन हमें ये सिखाने मना कर देता है कि अब आप सीख नहीं सकते। तो रंगमंच हमेशा ये सिखाता है कि आप लगातार सीखते रहिए। आप एक चैनल में हैं जिसमें आपको एक कंपलसरी कंडीशन है कि आपको सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। सीखेंगे, करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन में जब मैंने फैसला लिया तो मुझे लगा कि ये वो एक मीडियम है कि मैं अपने एक्टर्स के थ्रू, अपने मंच के थ्रू एक बात जो मुझे लगती है, एक बात जो मेरे राइटर्स को लगती है, या एक बात जो सोसाइटी तक जानी चाहिए एक्चुअली, बिना किसी लाग लपेट के, कोर बातचीत, वो मुझे लगता है जानी चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। इसलिए मैंने चुना कि ठीक है मैं अब डायरेक्शन ही करूंगा, ताकि मैं अपनी बातें, तो बेसिकली ये मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने ही स्वार्थ के लिए आया कि मुझे अपनी बात लोगों तक सुनानी है, अपनी बात लोगों तक कहनी है। आप प्लीज सुन लो, और ये नाटक है, इसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि डायरेक्शन करना चाहिए। लेकिन आप इसके जरिए कितने लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं, कितने लोगों को जो उनके अंदर एक पैशन है उसको एक शेप दे रहे हैं आप जिंदगी में, उसको एक्चुअलाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। तो मैंने एक कोट सुना है, वो मैं आपको यहाँ शेयर करूंगी, दैट जिंदगी ऐसे जियो, जिंदगी ऐसे जियो जैसे नाटक हो, और नाटक ऐसे करो जैसे जिंदगी हो। तो आपके हिसाब से अमूल जी, एज पर एक्टर लाइफ या एज पर एक्टर्स टैलेंट कह लीजिए या उसकी परफॉर्मेंस कह लीजिए, एक लाइफ और एक स्टेज,
तो दोनों का क्या लिंक है आपस में? एक एक्टर जब देखिए स्टेज पे जाता है तो क्या हाँ, भाव रखना चाहिए, और वो इस ये जो मैंने आपको कोट अभी सुनाया उसका क्या लिंक है इस बात से, वो आप प्लीज अपने अनुभव से हमें बताइए। देखिए जहां तक मेरा अनुभव है, अब ये जो मैं आपको बताऊंगा या जो बताने की कोशिश करूंगा, ये कम्प्लीटली मेरा अनुभव है, जो मैंने रंगमंच में रहते हुए सीखा या समझा। और वो व्यू ये है कि जिंदगी जो हम रंगमंच पे देखते हैं वो कहीं और से नहीं, हमारे बीच में से ही आई है। किरदार कहीं और नहीं थे, कहीं आसमान से नहीं होते हैं। जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तेंदुलकर साहब हैं, जी। या असगर वजाहत जी हैं, या जो वो भी और भी जितने लोग हैं जिन्होंने समाज सोसाइटी को देखा, समझा, लिखा, तो जब एक नाटककार उनको मंच तक लेकर आता है तो वो यकीनन उस सोसाइटी या उस समाज या उस तबके के या उस समय के लोगों को ही उठा के स्टेज पर लेकर जा रहा है। तो लाइफ और थिएटर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जिंदगी कहीं और से नहीं, जो मंच पे कोई किरदार जी रहा है वो किरदार कहीं ना कहीं आपके पड़ोस से उठा के लेकर आया है, वो अपने किसी सोसाइटी के एक पात्र से उठाकर लेकर आया है। जरूरी यह है कि जब एक्टर इस चीज को करना चाहे, जैसे ही आप रंगमंच में जा रहे हैं आपको करना है, तो हमें अपने सराउंडिंग्स पता होनी चाहिए। हमें अपने आसपास की सराउंडिंग, हमारे देश के बारे में, अपने अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में जितनी मालूमात हासिल हो सके वो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से आप किरदार उठा के स्टेज तक लेके जाओगे। और उनके प्रति आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए और कोशिश करें कि सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप सोसाइटी से ऑब्जर्व करोगे वही चीज उठाकर आप सोसाइटी से उठाकर स्टेज पर लेकर जाओगे, और वही लोग देखेंगे और उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस रिस्पॉन्स करे, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साथ एक अच्छे एक्टर के होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो जाएं। और इंसान अच्छा तभी होगा जब आप खुद की वैल्यूज भी करें और दूसरे की बातों की, उनकी विचारों की वैल्यू करें। और वो तभी होगा जब आप असल जिंदगी में उसको निभाना शुरू करेंगे। मैं असल जिंदगी में अगर मैं नेगेटिव हूं और मैं पॉजिटिव किरदार स्टेज पर करना चाहूं, तो मैं बहुत देर तक सकारात्मक नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि नकारात्मक ने मुझे ढक रखा है। जरूरी यह है कि जिस जिंदगी को आप जीना चाह रहे हैं स्टेज पे, वो जिंदगी एक्चुअली में जी, आप उसको निभा कर देखें, आप उस सोच के दायरे में रहें, उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें, समझें, ताकि आप जब उसे स्टेज पर करें तो फेक ना हो, नकल ना करते हुए दिखाई दे, डरा, मतलब वो भयानक सा ना लगे कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, ये स्वाभाविक हो, जो अपने अंदर से निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। और स्टेज की जानकारी के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी के बारे में, मैंने एक जगह कहा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप अपने दरवाजे, अपने जो मकान है उसकी खिड़की भले ही ना खोलें, लेकिन अपने मन की खिड़की जरूर खोल के रखें, ताकि सही और स्वच्छ वायु आती जाती रहे। अगर खिड़की बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी मन में हो जाएगी और वो सही नहीं है। बहुत गहरी बात इसलिए है। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है सोसाइटी के प्रति, लाइफ के प्रति। अगर आप ठीक हैं तो एक शेर है जो मैं अक्सर यूज करता हूं और मुझे बड़ा पसंद है, और मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करता हूं, और ये मुझे थोड़ा सकारात्मक करता है। वो ये कहता है कि कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये किसी का शेर है जो इन बातों पे बड़ा खरा उतरता है कि आप इस तरह की कैफियत रखें, एक पॉजिटिव नेचर आप लाइफ के प्रति रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ स्टेज पर। नेगेटिविटी रखकर आप केवल नुकसान करेंगे और कुछ नहीं। वेरी गुड सर। तो हमने सुना है और अभी आपने ये बोला भी कि आप लिखते जी हैं, तो हाँ। आज मौके पे क्यों नहीं कुछ आपका लिखा हुआ हम लोग को सुनने को मिल जाए, कविता के रूप में या फिर कोई गाने के रूप में, जो भी हो, आपका अपना लिखा हुआ। देखिए मैं सही मायने में तो कोई प्रोफेशनल राइटर हूं नहीं। कोशिश रहती है कि जीवन के कुछ अनुभव जैसे याद आते हैं तो शब्द साथ के साथ आ जाते हैं, और जब शब्द आ जाते हैं तो यकीनन फिर लगता है कि हाँ ठीक है, उसको व्यक्त कर देना चाहिए,
तो मैं सबको ही सलाह देना चाहता हूं मैं, और इनफैक्ट सबको देता भी हूं कि जीवन में जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसे लिखिए जरूर। इस सही गलत के चक्कर में मत जाइए कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, बस आप लिख दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके शब्द कहां पर किसको क्या मोटिवेशन दे रहे हैं। अनुभव का लिखा जाना बहुत अनिवार्य है। तो मैं भी कुछ इस तरह से लिखता हूं कि लिखा है तो मैंने कुछ लिखा था, तो वो कैसा है कैसा नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके सामने एक पेश करता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। ये अभी मैंने रिसेंटली लिखा है, तो और रिसेंटली क्या मतलब, ये आप सही जो आपने प्रश्न पूछा था कोविड के दौरान, तो ये कोविड के दौरान ही लिखा गया था। और ये एक काइंड ऑफ किसी ने मुझसे फोन पर ही पूछा था कि आप आर्टिस्ट हैं, तो वो बातचीत तो कुछ इस तरह से शुरू हो गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे दिमाग में रह गया था कि यार ये जो उन्होंने पूछा कि क्या तुम आर्टिस्ट हो, तुम कलाकार हो, देन मैंने कहा था कि हाँ मैं कलाकार हूँ। तो ये एक लाइन मेरे दिमाग में रह गई, तो मैंने कहा कि इसको अब विस्तृत करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बहुत जरूरी हो जाता है कलाकार को ये बताना कि हाँ मैं कलाकार हूँ, और मैं कैसा कलाकार हूँ ये मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है कि हाँ मैं कलाकार हूँ, हाँ मैं कलाकार हूं, मैं बात हूं, मैं संवाद हूं, मुश्किल से गाया राग हूं, मैं तीर हूं, मैं शूल हूं, मैं फूल हूं, मैं भाल पर तिलक कभी, कभी कहीं मैं धूल हूं, मैं धार हूं, विचार हूं कि या कोई सवाल हूं, कभी कहीं मैं शोर सा, कहीं मैं मूक की आवाज हूं, हाँ मैं कलाकार हूं, मैं नीर हूं, मैं शील हूं, कभी कभी अधीर हूं, मैं वक्त की एक चाल हूं, हाँ मैं कलाकार हूं, जलता हुआ अंगार हूं या उड़ती हुई राख हूं, मैं वायु वेग सा फिरूं, इधर उधर उड़ा करूं, मैं बेड़ियों में जकड़ा प्रलय की एक आवाज हूं, हाँ मैं कलाकार हूं, मेरे कदम की थाप पर हृदय की गतियां डोलती, उठा दूं अपने हाथ में वायु दिशाएं मोड़ती, मैं चोट हूं, मैं प्रहार हूं, मैं खुद में उलझा जाल हूं, मैं भूख हूं, मैं प्यास हूं, मैं टूटी कोई आस हूं, मैं प्रचंड हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुद अनेक रंग हूं, मैं मकड़ियों के जाल सा कभी सरल तरंग हूं, मैं एक में अनेक हूं, कभी कोई कहे बुरा मुझे तो कभी कहीं मैं नेक हूं, हजारों उठे प्रश्न का मैं मात्र एक जवाब हूं, हाँ मैं कलाकार हूं। धन्यवाद। वाह, ये लिखा था, ये कोशिश सर थी। बहुत ही सुंदर। मतलब आपने इसके थ्रू ये बता दिया कि एक आर्टिस्ट की क्या ताकत होती है। आपने ये बता दिया सर। जी एक आर्टिस्ट और मतलब आर्टिस्ट नहीं, हाँ उसमें बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। वो आपने अपने इतने सुंदर शब्दों से बता दिया। एग्जैक्ट वेरी मतलब गुड। मुझे मेरा ये विश्वास है कि एक एक्टर को, एक कलाकार को दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कलाकार हो। ये खुद को समझाने की चीज है, खुद समझने की चीज है। दुनिया अपने आप समझेगी, उन्हें समझाने के लिए आप नहीं आए हैं। आप खुद में इतना बड़ा युद्ध है कि खुद से ही लड़ लीजिए। जिस दिन खुद को जीत लेंगे, दुनिया आप खुद जीत लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही थैंक यू। प्यारी कोशिश है। मतलब मैं क्या बोलूं, कई बार ना सर एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, बट बहुत ही प्यारी आपकी कोशिश है ये। दिल जीत लिया थैंक यू। इसने। थैंक यू। वेरी थैंक नाइस। यू। थैंक यू। तो सर एक जी छोटा शुक्रिया। सा रोल प्ले कर लेते हैं। जब अभी हम यहाँ बैठे हैं और एक थिएटर अच्छा। डायरेक्टर है, तो उनके हाँ सामने हाँ। हम एक रोल प्ले करते हैं। तो ये सोचिए थोड़ी ओके। देर के लिए कि आपके सामने आपकी जो भी अनुभव है, या आपने जो इतने अच्छे काम किए हैं, जो आपने इतने लोगों को सिखाया है या सिखाते जा रहे हैं, उससे प्रसन्न होके आज आपके सामने एक जिन आ गया है। अरे आपके वाह। सामने आज एक बड़ा सा जिन आ गया है, और वो जिन आपसे कुछ कहना चाहता है। तो वो मैं ओके आपसे कहती हूँ अभी, तो आप थोड़ी देर के लिए ओके अज्यूम ओके। कीजिएगा कि वो जिन मैं हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हा मान हा लेता हूँ। हा 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 हा। अमूल सागर, क्या चाहिए? जी। कुछ भी मांग। तुमने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसी कोई थैंक यू। तीन तीन विशेष मांग, और आज वो पूरी करेंगे हम। तो वो तीन विशेष क्या है? अच्छा ठीक है जिन भाई साहब। अब तीन विशेष है। ये ये वैसे मतलब जिन भैया ने बहुत ट्रिकी सवाल पूछ लिया, तो ठीक है। तो मिस्टर
जिनसे कहते हैं, पहली चीज ये जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि ठीक है मैं अब लाइव पे हूँ और कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं तो ठीक है मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ, या ये एक्चुअली सब मैं इसको मायने नहीं रखता, बट मैं एक्चुअली इस बात को चाहता हूँ जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, या जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि पहली जो विश है वो मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस थिएटर के प्रोफेशन को, इस थिएटर के काम को लोग गंभीरता से लेना शुरू करें। कलाकार नहीं, बाकी लोग। ओह, हम कलाकार जो रंगमंच से जुड़े हैं, बहुत सारी बार इस तरह के व्यवहार और इस तरह के एटीट्यूड से गुजरते हैं जहां पर हमें यह साबित करना पड़ता है कि हम भी कलाकार हैं। और उससे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, और ये जंग हमारी घर से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और सही। ये जंग तब तक चलती है जब तक कि हम किसी पर्दे पे दिखाई नहीं दे जाते या किसी टीवी स्क्रीन पर शो नहीं हो जाते, तब तक हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ऐसा क्या है? क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? तो जवाब यह है कि बहुत मेहनत करते हैं। क्या हम डेडिकेटेड नहीं है? तो जवाब यह है कि हमसे ज्यादा डेडिकेट कौन है। क्या हम समर्पित नहीं है? तो जवाब यह है कि हमसे ज्यादा समर्पित कौन है। हम तो 42 के टेम्परेचर में ढपली लेके धूप में निकल जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं लोगों को कि आओ आओ नाटक देखो। तो मेरी पहली विषय है कि ये मतलब दिल से है कि थिएटर को वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सम्मान नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा। तो प्लीज वो सम्मान जिन आप हमें दिलवाइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी विश कि एक्टर को उसका मेहनता ना मिले। एक सेइंग लोग अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि थिएटर में पैसे नहीं है, थिएटर में ये नहीं है, थिएटर में वो नहीं है। लोग आते हैं, थिएटर करते हैं और फिल्मों में फिर चले जाते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोग केवल थिएटर करें और उनकी सारी जरूरतें थिएटर से ही पूरी हो जाए, उन्हें कहीं जाना ही ना पड़े। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता? और अगर ऐसा है तो समाधान कहाँ है? ये मैं भी सोचूं, ये सब मुझ पे भी अप्लाई होता है, उन तमाम लोगों पे जो रंगमंच में हैं उन पर भी अप्लाई होता है, उन सरकारी महकमों पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि जब कोविड हुआ, कोविड की त्रासदी से अब तक हम जूझ रहे हैं, तो हुआ ये कि सबने सबके बारे में सोचा सिवाय आर्टिस्टों के। एक ऐसा आर्टिस्ट जो घर में एक डायरेक्टर है या राइटर है या जो म्यूजिशियन है, उसके बारे में किसने सोचा? उसके घर में खाना पका नहीं पका, ये सब कौन करके आया? आर्टिस्ट तो चिल्ला चिल्ला के रह जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। तो जिनजी मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज ये बात हमारी सरकारी महकमों और लोगों तक पहुंचा दें कि हम भी कलाकार हैं और हमें कृपया करके गंभीरता से लें। तो ये दो विष आप हमारी कंप्लीट कीजिए। और तीसरी विष ये है, तीसरी और आखिरी, अच्छा तीसरी विष ये है कि आप 3 विष दोबारा से पूछ लीजिए मुझसे। ये चीटिंग है। तो फिर मैं बाकी क्या बताऊंगा? नहीं, आपको लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना होगा। तो आप अपनी तीसरी एक विश बताइए कि आप क्या सच में चाहते हैं। हाँ, सच में तीसरी विष ये है कि यहाँ मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ, और वो ये है कि स्वार्थी ये है कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मेरी टीम का हर एक सदस्य जो मेरे साथ एक सपने को लेकर चल रहा है और कहीं पहुंचने की उम्मीद में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो उस सपने तक पहुंच जाए, ताकि इस पीरियड को वो एक गोल्डन पीरियड की तरह देखे, समझे और लोगों को प्रेरित करे। ये तीसरी विषय है। थोड़ी सी स्वार्थी है लेकिन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने आर्टिस्ट को एम्पावर करने की बात बोली, आर्ट को एम्पावर करने की बात बोली, जो कि बहुत ही जरूरी है शायद, बिकॉज आर्टिस्ट की ताकत होती है कि वो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो उसको ध्यान में रखना ही चाहिए। देखिए हम सभी लोग, जितने भी लोग, ये मैं पूरी थिएटर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि हम लोग भी बहुत पूरा एक, हम घंटों के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे, हम
सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, हम रात नहीं देख रहे, हम भूख नहीं देख रहे, हम प्यास नहीं देख रहे, हम अपनी बातों को कहने के लिए, मंच को निखारने के लिए और बाकी चीजों को करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम डिजर्व करते हैं और हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और हमें दिया जाना चाहिए। ये आप हम पे इसलिए मत, हमें हमारे राइट्स इसलिए मत दीजिए कि चलिए हम पर दया कीजिए। क्यों दया करेंगे हम दया का पात्र नहीं है। हम वो हैं जो हम कुछ भी क्रिएट कर देते हैं स्टेज पर। हम सभी जादूगर हैं। थिएटर कम्युनिटी से जुड़ा हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्व में कहीं भी पाया जाता है, एक जादूगर है और जादूगर जो दिखाएगा वो सब विश्व को देखना पड़ेगा। हम इस कम्युनिटी से हैं, तो हम मांग रहे हैं हक से हमारा हक कि हम हमारे राइटर, हमारे अधिकारों को दे दीजिए हमको, ये हमें चाहिए और हम एक्चुअली रिस्पेक्ट का पात्र है और हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और प्लीज कीजिए। ये होना चाहिए। थैंक यू, बहुत प्यारी विशेष मांगी आपने और अब हम दुआ करेंगे कि ये जिन आपकी विश जल्दी पूरी करे। जी बिल्कुल, जी जी, ताकि आमीन सबका आमीन, फायदा हो। बिल्कुल। जी। तो जी लाइफ में जी, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है, सभी का होता है इंस्पिरेशन। तो जैसे कि आपने एग्जैक्टली, बोला कि आपके फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में रहा, तो बहुत बड़ा। जी क्या ऐसा फादर का कंट्रीब्यूशन था थोड़ा सा? और जैसे आपने पहले बताया उसी का मैं और थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि और बताइए कि वो या फादर या कोई और भी अगर इंस्पिरेशन रहा तो क्या वो इंस्पिरेशन के पॉइंट्स थे? क्यों आपको बहुत अपील किया उन लोगों ने, उन पर्सनालिटीज ने? क्या कारण था? प्लीज बताइए। देखिए मैम, चक्कर ये था, फादर साहब इसलिए रहे हैं और आज तक है उसका। देखिए, हर आदमी का एक हीरो होता है, हम्म। ठीक है, और हम जितने भी लोग हैं हम हीरोज को ढूंढने जाते हैं बाहर कि हमें कोई रोल मॉडल मिलेगा, कोई फिल्म स्टार या वो ऐसा या वैसा। लेकिन एक्चुअली जो हमारा रोल मॉडल होता है या जो हमारा हीरो होता है वो बहुत सिंपल से कपड़ों में हमारे घर में होता है, जिसे जी। शायद बहुत सारी बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी लाइफ के हर मोड़ पर, मतलब चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो मेरे काम के तौर पर हो, चाहे किसी भी तौर पर हो, मेरे पिता फादर साहब ने एक बहुत अहम रोल निभाया। और वो अहम रोल इसलिए निभाया क्योंकि वो जानते हुए भी कि हाँ ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, उन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में आने दिया, इस काम को करने दिया। और हर बार ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो, मैं हूं ना। इवन जब लॉकडाउन लगा हुआ था और मैं थोड़ा परेशान भी था कि मैं कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाएगा, और लॉकडाउन लग गया है और ये है, और जब लॉकडाउन खुला तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि कैसे अब शुरू होगा। तो हमारे फादर साहब ही एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझको कहा कि तुम जाओ और करना शुरू करो, मैं हूं पीछे और जी। मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर तुम डर किस बात कर रहे हो। और वो एक हमेशा से उनका एक सेइंग है जो वो हमेशा बात कहते रहते हैं, जो बड़ी मोटिवेट करती है मुझे। और वो ये कहते हैं कि जिसका बाप जिंदा हो ना, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे मतलब बहुत ताव में बोलते हैं। तो उन्होंने भी उस वक्त ये बोला कि जब भाई तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, जाओ और थिएटर करना शुरू करो, जरूरत है तुमको और लोगों को भी। और नॉट इवन कि थिएटर, पर्सनली भी जब मान लीजिए किसी दुविधा में फंसे, कोई परेशानी में हुए, तो जाकर बस उनके सामने सब बता दिया कि ऐसा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और एक हाथ जो होता है ना, वो जब सर पर या कंधे पर आता है और वो ये कहता है कि मैं हूं, तो वो रोल जो मेरे फादर ने आज तक निभा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मुझे स्पिरिचुअली गाइड करते हैं, फाइनेंशियली गाइड करते हैं, लोगों से कैसे व्यवहार रखना है ये बात करते हैं, जीवन के प्रति गाइड करते हैं। तो मतलब कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर वो मेरे साथ मेरे मेंटोर के तौर पर मौजूद नहीं है। डांटते हैं, खूब डांटते हैं, डांट पड़ती है आज भी, और जरूरी है, पढ़नी चाहिए और पढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीका है आपको सही लाइन पे लाने का। तो जीवन के हर मुद्दे पर, जीवन के हर छोर पर जब वो मुझे गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सिक्योर हाथों में हमेशा से रहा हूँ। और वो हाथ मेरे खुदा ने मेरे फादर को दे दिए थे कि भाई तुम्हें इसको सिक्योर करना है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का कि मुझे एक ऐसा पिता दिया जो मेरे को एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर
और एज ए फादर पूरी तरह से ना केवल गाइड करते हैं, सिक्योर करते हैं, बल्कि बहुत मोटिवेट करते हैं। वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जबरदस्त है, सैल्यूट है उनको। बहुत सुंदर सर, वेरी नाइस। थैंक तो सर अभी जो यहाँ पे हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना यू। इतनी देर तक समय दिया, इतना धैर्य रखा, उन जी सबके जी। लिए कुछ प्यारी सी बात, कुछ विजडम भरे वर्ड्स, कुछ आपका अनुभव से सीखा हुआ, कुछ उनके लिए कुछ भी एक ऐसा मैसेज जो वो कैरी करें अपने जीवन में हमेशा। देखिए, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन, उन सबको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, परेशानियां तो आएंगी लाइफ में। जीवन में परेशानियां जिसके नहीं आती, वो समझ लीजिए वो व्यक्ति केवल एक रबड़ के गुड्डे के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि केवल गुड्डे गुड़ियों के साथ परेशानियां नहीं होती। अगर आप मनुष्य हैं और धरती पर आपने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो यकीनन आपके साथ दिक्कत परेशानियां जुड़ेंगी। लेकिन आप अपने काम पर निरंतर ईमानदारी से, सकारात्मक तरीके से बस बढ़ते रहिए, चलते रहिए। चल नहीं सकते तो वो एक सेइंग है कि रेंगते रहिए, लेकिन रुकिए मत। ये रुकना गलत है, क्योंकि एक पानी जो लगातार चलता रहता है, एक झरना जो पहाड़ों से बहता हुआ नदियों में और गलियारों में निकलता हुआ जाता है, वो पानी शुद्ध होता है। लेकिन वो पानी ही अगर कहीं ठहर जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। और सड़ा हुआ पानी जीवन नहीं देता, पानी वही जीवन देता है जो चलता रहे और निरंतर चलता है। तो जीवन में आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप चलते रहिए बिना कोई शक व शुबा के कि आपके जीवन में ये होगा या वो होगा या नहीं होगा। इस सब में मत पड़िए, क्योंकि भविष्य हम नहीं जानते कि क्या होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो आज हम हैं, जहां पर बैठे हैं, यही वो वक्त है और यही वो जीवन है जो आपको जीना था। शिद्दत से लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए। मुकाम आपका ही होगा, जीत आपकी ही होगी, सब कुछ आपका ही होगा। लेकिन तब जब आप लगातार डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और काम को करते रहेंगे। कमजोर व्यक्ति के हाथों में कुछ भी नहीं आता, ना ही कमजोर व्यक्ति किसी ख्याति या प्रसिद्धि का हकदार होता है। हकदार हमेशा से वही योद्धा विजयी का हकदार है जिसने युद्ध लड़ा है। राजमहल में बैठा राजा अगर जीत जाए तो उसके कोई मायने नहीं, लेकिन योद्धा वही जो युद्ध में जाए, लड़े, जख्मी हो, गिरे, उठे और फिर खड़ा हो जाए और विजय पताका फहराए, तब ही वो असली विजय का हकदार है। तो जितने भी लोग हैं, सुन रहे हैं, बस लगे रहिए, काम करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। सब कुछ आपका ही है और थोड़ी सी दूरी पर है, बस मेहनत करना है, उसमें पीछे मत हटिएगा कभी भी। डिसिप्लिन रहिए और बस काम करते रहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा थैंक आपने यू। मैसेज दिया, थैंक यू। तो क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी यहाँ पे। जी वो जी, ये है बिल्कुल कि प्लीज। सबने सुना ही होगा ये वैसे, लेकिन फिर भी मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दऊ खड़े, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे पाओ। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे पाओ। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर एक साथ ईश्वर और गुरु चल रहे हों और आपकी ओर आ रहे हों, तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो रास्ता है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। तो जितने भी लोग आज अभी हमें सुन और देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक जीवन में मिलता है, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शक होता है, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाता है। तो बस उसका हमेशा आदर कीजिए, उसको अपने साथ लेके चलिए, अपने दुख में, अपने सुख में, अपनी सफलता में याद कीजिए, और आपकी कामयाबी बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी। तो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ी बात अमूल जी, थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। इतना सुंदर अनुभव सुनने, लाइक हमें मौका मिला कि आज हम ये सुन पाए और आज हमने विटनेस किया आपकी लाइफ को और अच्छे से समझा आज। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये अपना थैंक यू समय मैम, दिया हमें। बहुत बहुत तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। नहीं, बस ये जो आपने कोशिश की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों की जिंदगी को लाने का। और यकीनन हम जब एक दूसरे के जीवनों से सुनते हैं तो समझ में आता है और हम प्रेरित होते हैं। तो एक जो मीडियम आपने शुरू किया है, मैं
दुआ करूंगा कि खुदा इस मुकाम इसमें और अच्छे और बड़े मुकाम जोड़े, और आप और आपकी पूरी टीम बहुत मजबूती से काम करते रहें और लोगों के सामने ऐसी उम्मीदें लेकर आए, ऐसी शख्सियत को रखें, ऐसी प्रेरणाओं को रखते रहें ताकि लोग मोटिवेट हों और सकारात्मक वे में जीवन को जिएं और काम करें। ऐसी मेरी आपके लिए दुआएं हैं और आमीन कि वो सब पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे सेशन में आने के लिए, एक उम्मीद की किरण बनके। और मुझे ये पूरा यकीन है कि बहुतों की जिंदगी में आप आज फिर से एक उम्मीद की किरण जगाने आए और कामयाबी सबको मिलेगी आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, आपको शायद एग्जिट सर करना होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। सो थैंक यू सो मच हमारे को ज्वाइन करने के लिए। इट वॉज वेरी नाइस सेशन। बहुत अच्छा लगा अमूल सागर जी की लाइफ के इतने सुंदर अनुभव और उनकी सीख से शायद हम सब ने भी सीखा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये ही हमारा सेशन, ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। फिर एक मुलाकात उम्मीद के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, एक नई कहानी, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे।